जो आप लोग खुद भी कहती रहते हैं, मैं भी कहती रहती हूँ। तो आप सभी को भी शुभकामनाएं और आप सभी का धन्यवाद। देश भर से जितने भी लोग, चाहे आज वो वर्किंग हैं अलग-अलग स्कूल्स में, चाहे आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त, परिवार, हर एक व्यक्ति का धन्यवाद जिसने भी आज तक सब्सक्राइब किया है, देखा है, पसंद किया है, लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आया है जिसके भी, तो ये बात है। तो इतना ही रखते हैं अभी, आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें, ऐसे ही हम लोग सीखते रहें, ठीक? बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग भाई, ये बैच है करियर वेल ऐप पे चल रहा है अभी। अब आप कहेंगे कि सरप्राइज दे दो या वो दे दो, गिफ्ट दे दो कुछ, तो डिस्काउंट है अभी दशहरा तक, है ना? और ये बिल्कुल कांग्रेचुलेशंस आप सभी को भी। आज कुछ 30 बाय 30 की ये सीरीज है, तो काफी सारे नए क्वेश्चंस करेंगे। अगेन हर दिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम नए क्वेश्चंस भी करें और प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट है वो भी कर लें। तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको बहुत दिक्कत होती है, तो आज काफी सारे क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग के भी शामिल किए हैं। बाकी अलग अलग तरह के जैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं 30, वो भी शामिल किए हैं। तो 5 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं ये असर्शन और रीजनिंग के, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है। तो आज मैंने 10 के करीब क्वेश्चंस असर्शन और रीजनिंग के शामिल किए हैं। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्वेश्चंस को। अब असर्शन रीजनिंग से फायदा ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट, कई बार एक क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट लागू हो जाते हैं कि रीजनिंग किसी और के बारे में है, असर्शन किसी और चीज के बारे में है। ठीक है जी, करें, आगे बढ़े, शुरू। हाँ, हो जाएगी प्रदीप। कांग्रेचुलेशंस आप सभी को भी, धन्यवाद आपका ढेर सारा। चलिए, YouTube पे अभी उतने एक्टिव तो नहीं रहते हैं, बट ये है कि एग्जाम टाइम पे एटलीस्ट आपको जो भी मदद हो पाए वो की जाए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। असर्शन यानी अभिकथन और रीजन बोले तो कारण। असर्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के समग्र विकास में मदद करता है। क्या ये बात सही है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, ऐसा नहीं है कि आप साल में 2 बार ही बच्चों का आकलन कर रहे हो, सिर्फ एक बार लास्ट में एनुअल एग्जाम हो जा रहा है जैसा पहले हुआ करता था, फिर हाफ ईयरली भी आए। अब हम कह रहे हैं कि आप समय समय पे ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी लो, जो एफएज आपके होते रहते हैं समय समय पे, अलग अलग तरह से बच्चों को जांचो, ताकि सीखते समय ही, सीखने के दौरान, सीखने से पहले, सीखने के बाद, यानी हर टाइम पे असेसमेंट भी टीचिंग लर्निंग का ही पार्ट बन जाए, सीखने सिखाने का ही पार्ट बन जाए, आकलन भी। तो ये बात तो सही है, ये 3 स्टेप प्रोसेस है। हम पहले ए चेक करेंगे, फिर आर चेक करेंगे, फिर देखेंगे आर ए के लिए सही है कि नहीं है। ठीक, रीजन क्या है इसका? CCE फोकसेस ओनली ऑन द एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी एक तरफ हम कह रहे हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के समग्र विकास। समग्र विकास क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब सिर्फ पेन पेपर टेस्ट नहीं, सिर्फ दिमाग का विकास नहीं, आपके इमोशंस, आपके शरीर का विकास भी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर एक पहलू में बच्चे का विकास हम देखें। वो पेपर पे कैसा कर रहा है सिर्फ वैसा नहीं, उसकी हॉबीज क्या है, वो किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, हर एक आकलन, हर एक पक्ष में जांचना CCE ये कहता है कि सतत और कॉम्प्रिहेंसिव, यानी इन ऑल डोमेन्स। तो बात तो सही है। रीजन क्या दिया है कि CCE फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक प्रोग्रेस पे। भाई करिकुलर प्लस को करिकुलर, यानी शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों ही चीजों पे CCE फोकस करता है। ये कहना कि सिर्फ शैक्षणिक यानी पेपर पेंसिल टेस्ट या नंबर पे फोकस करता है, तो ये गलत होगा। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है अपने आप में, मतलब A is true but R is false। अब तीसरा स्टेप की जरूरत ही नहीं है कि रीजन A के लिए सही है या नहीं, क्योंकि रीजन ही गलत हो गया। 2 ही स्टेप में काम खत्म। A is true but R is false। A is true but R is false। CCE के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखिएगा, जब हम बात CCE की कर रहे हैं यहाँ, जब हम बात CCE की कर रहे हैं तो CBSE नहीं, ये इवैल्यूएशन का, आकलन का, मूल्यांकन का एक टेक्निक है, तरीका है, एक सिस्टम है अगर मैं कहूं तो। ठीक, कॉन्टिन्यूअस यानी सतत रूप से साल भर में आप अलग अलग तरीके से बच्चे का आकलन करते रहो। ऑनगोइंग प्रोसेस है ये आकलन, ऐसा नहीं है एंड में बच्चे को डर लगे पेपर से पहले, जैसे अब आप सीख भी रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव है, ऑलराउंड एस्पेक्ट में, यानी सर्वांगीण विकास आप चेक कर रहे हैं, होलिस्टिक विकास हो पा रहा है कि नहीं। तो कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक जिसको हम कहते हैं, यानी सतत भी हो आकलन और व्यापक भी हो। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव, करिकुलर यानी शैक्षिक, पढ़ाई लिखाई, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें, और सह शैक्षिक, को करिकुलर जिसको हम कहते हैं, को करिकुलर जिसको हम कहते हैं, शैक्षिक व सह शैक्षिक, पेपर पेंसिल टेस्ट भी, सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी, और बच्चे की हॉबीज, वो हो सकता है ड्राइंग में, पेंटिंग में, स्पोर्ट्स में, किसी चीज में अच्छा हो, बाकी सारे पहलू देखना। तो ये इसी को समग्र कहते हैं, इसी को होलिस्टिक एस्पेक्ट कहते हैं, को करिकुलर, सह शैक्षिक। बच्चा डिबेट में अच्छा हो सकता है, बच्चा
50 और चीजों में भी बेहतर है, उसका भी आकलन करना, उसका व्यवहार कैसा है, 70 चीजें हैं। तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार ऑनगोइंग प्रोसेस है, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर एक पहलू को जांचना, इन ऑल डोमेन, ठीक, विकास के सभी पहलू। जिसमें हम बात करते हैं कैप की, जो बीएस ब्लूम ने अपनी ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कहा है, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि 360 डिग्री आकलन कीजिए, हर एक पहलू में जांचिए बच्चे को, बच्चा खुद का आकलन करे यानी सेल्फ असेसमेंट, बच्चे का टीचर उसका आकलन करे यानी टीचर असेसमेंट, बच्चे का पीयर यानी उसका साथी, जो उसके क्लासमेट्स हैं, वो उसका असेसमेंट करे। इसी को होलिस्टिक असेसमेंट या 360 डिग्री असेसमेंट भी कह रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो सेल्फ असेसमेंट, टीचर के द्वारा होने वाला असेसमेंट, और आपका पीयर जो साथी समूह है, क्लासमेट्स हैं, वो भी उसका आकलन कर सके। तो ये 360 डिग्री असेसमेंट की बात हो रही है। कैप क्या है इसमें? होलिस्टिक असेसमेंट, जिसको आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, और सीसीई भी लगभग यही बात कह रहा था। होलिस्टिक असेसमेंट, सर्वांगीण आकलन हर एक पहलू में। कैप बोले तो सर पे लगाने वाली कैप नहीं है ये, कॉग्निटिव यानी दिमाग का, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से होते हैं उसका आकलन। अफेक्टिव यानी इमोशंस को भी आप बच्चे के जांच रहे हैं, उसके इमोशंस भी इन्वॉल्व है लर्निंग में, मजा भी आ रहा है। और साइको मोटर यानी फिजिकल एक्टिविटी भी, या उसकी गतिक कौशल भी इन्वॉल्व है, गत्यात्मक कौशल जिनको हम कहते हैं। तो ये कैप बन जाएगा। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन स्टेटमेंट है कि यानी असर्शन है, स्कैफोल्डिंग इज इंपॉर्टेंट इन अ चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस, यानी बच्चे की सीखने की अधिगम प्रक्रिया में मचान महत्वपूर्ण है, पाड़ या फिर ढांचा महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है इस बात का कि जब बच्चे सीख रहे हैं कुछ भी, तो वहां पे स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग की बात वैसे ब्रूनर ने की है, बट वाइगोत्स्की की थियरी में इसको हम यूज होते हुए देखते हैं कि जहां बच्चा अटके उसको मदद देना, टेम्परेरी हेल्प की प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे आप पेंट कराते हैं घर में या बाहर किसी बिल्डिंग में पेंट हो रहा होगा, कोई रिपेयर होने का काम हो रहा होगा, प्लास्टर चल रहा होगा, तो आप देखेंगे एक स्कैफोल्डिंग लगती है, मचान, जिसको सीढ़ी जैसा हम कह सकते हैं, एक प्रॉपर एक ढांचा है, सीढ़ी भी कहना गलत होगा, और वो तब तक ही है जब तक पेंट नहीं हो, उसके बाद वो हट जाएगा, जो स्कैफोल्डिंग है। तो स्कैफोल्डिंग सेम वैसा ही है, टेम्परेरी हेल्प है। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, कोई पीछे से पकड़ता है, जब आप सीख जाते हैं तो छोड़ देता है, ये स्कैफोल्डिंग है। जब आप पेन नहीं पकड़ पा रहे हैं, खुद से गोला नहीं बना पा रहे हैं, आपकी मम्मी या आपके पापा या आपकी टीचर जब आपकी हेल्प करती है वो पकड़ने में पेन, वो स्कैफोल्डिंग है। जिंदगी भर नहीं पकड़े रहते हैं वो पेन, जहां आप अटक रहे हैं, जो आपसे नहीं हो रहा, उस स्टेप पे मदद, टेम्परेरी हेल्प जिसको हम कहते हैं। बात तो सही है। तो स्कैफोल्डिंग इज इंपॉर्टेंट इन अ चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस। ट्रू। रीजन क्या है? Scaffolding refers to the support given to children to complete a task within their zone of proximal development. यानी स्कैफोल्डिंग या मचान, पाड़, ढांचा कहां पे दिया जाता है? एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो बच्चे के ZPD में है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र में है। क्या ये बात सही है? बात सही है, बट ये ZPD होता क्या है अभी आएंगे, ठीक। तो ये बात भी सही है। तो दोनों बातें सही है कि इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो वो सीख सकता है उस दायरे में उसको मदद मिल गई। जैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस मदद मिल जाए, कहीं अटके हैं निकल जाएगा पेपर, क्योंकि ये आपके सीखने के दायरे में है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास जहां तक आपका हो सकता है उस दायरे में है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भाई ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए के लिए भी सही है, ये इसी के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट हो गया सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे। अब जेडपीडी एक बार समझेंगे पहले, फिर हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जेडपीडी की अगर हम बात करें, वाइगोत्स्की की थियरी में जैसी बात होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये एक दायरा है, जो काम आप खुद से कर सकते हैं, मान लीजिए ये आप सेल्फ खुद से कर सकते हैं, और जो काम आप किसी की सहायता से कर सकते हैं, उसके बीच के डिफरेंस को जेडपीडी कहते हैं। तो यहाँ आप अटक रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ आपको स्कैफोल्डिंग मिल गई। ये वो दायरा जहां आप खुद से ना किसी की मदद से कर ही नहीं सकते जो काम, ठीक। तो स्कैफोल्डिंग इसी दायरे में दी जा रही है जहां पे संभावना है कि आपका विकास हो सकता है यदि आपको मदद मिल जाए तो, ठीक। चलिएगा, खैर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। जिस दिन वाइगोत्स्की करेंगे तो उसको और डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है असर्शन। देखिएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज मोर इफेक्टिव देन इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन लॉन्ग टर्म लर्निंग। मोटिवेशन पे एक क्वेश्चन आता ही है। दो प्रकार की अभिप्रेरणा है, यानी दो प्रकार की मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंटरनल मोटिवेशन वो है जिसमें बाहर से आपको जरूरत नहीं है मोटिवेशन की, आप खुद से ही मोटिवेटेड है, आपका रीजन आंतरिक है, जिसका कारण बाहर ना हो, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है या मोटिवेशन है। दीर्घकालिक सीखने में, ये दीर्घकालिक गलत लिखा है, इसका क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन गड़बड़ है, इसको कहेंगे बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा नहीं, सही तो लिखा है।
लॉन्ग टर्म लर्निंग की बात हो रही है। दीर्घकालिक सीखने में आंतरिक प्रेरणा की तुलना में बाहरी अभिप्रेरणा अधिक प्रभावी होती है। यार यानी दीर्घकालिक का मतलब है लॉन्ग रन में, जैसे आज 8 साल हो गए लेट्स रन को, तो ये लॉन्ग रन का एक प्रोसेस है। अगर इसमें सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन ही होती तो चल ही नहीं पाता, क्योंकि डे वन पे तो आप लोग थे ही नहीं, है ना, एक सब्सक्राइबर भी नहीं रहा होगा जब पहली वीडियो डली होगी। तो ये क्या है, लॉन्ग रन में अगर आपको चलना है तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा काम की नहीं होती, इसमें गलत लिखा है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन काम की होती है। ठीक, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज मोर इफेक्टिव देन इंट्रिंसिक, नहीं, इंटरनल मोटिवेशन ज्यादा इफेक्टिव है एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल हो सकता है कुछ दिन आपको बहुत अच्छा लगे, रिवॉर्ड के लिए, पैसे के लिए, नाम के लिए, जो भी चीजें एक्सटर्नल है उनके लिए काम करना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जिसका रीजन अंदर है। जैसे आपको मजा आता है कोई काम करने में, सीखने में मजा आता है, इंटरेस्ट है आपका किसी चीज में, तो वो इंटरनल मोटिवेशन है। तो ये बात तो यहां गलत हो जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म में चलना है तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए एक्सट्रिंसिक सही है कि रिवॉर्ड मिल रहा है, मम्मी चॉकलेट देती है रोज स्कूल जाने पे, 4 दिन जाओगे, जब चॉकलेट से बोर हो जाओगे फिर नहीं जाओगे, तो लॉन्ग टर्म में तो सेल्फ इंटरेस्ट काम आएगा। तो ये बात यहाँ फॉल्स है। रीजन क्या है इसका, इंट्रिंसिक मोटिवेशन फोस्टर्स अ डीप एंगेजमेंट इन लर्निंग। अगर आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, इंटरनल मोटिवेशन है, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का जो केंद्र है वो इंटरनल है, यदि कि आपकी रुचि है किसी काम को करने में, आपको मजा आता है किसी चीज को सीखने में, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए सीखते हैं आप कोई चीज, तो डीप एंगेजमेंट होती है आपकी उसमें, बाहर से कुछ रिवॉर्ड मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। While extrinsic motivation focuses on external rewards, हाँ, बाहरी अभिप्रेरणा बाहरी रिवॉर्ड्स पे फोकस करती है, पैसे मिलेंगे, इतने लोग लाइव आएंगे, इतने वीडियो चलेगी, इतने व्यूज आएंगे, या फिर आपको पापा साइकिल दिलाएंगे जब आप फर्स्ट आएंगे, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर शुरुआत में ठीक है थोड़ा बहुत पुश करने के लिए, लेकिन आपको बच्चे को इंटरनल मोटिवेशन प्रदान करनी है ताकि वो अपने इंटरेस्ट से कोई काम करे। तो ये बात जो है यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिव, हाँ ट्रू है। क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? तो ए तो फॉल्स हो गया, बट आर जो है वो सही है यहाँ पे कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन डीप एंगेजमेंट लेकर के आती है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए गलत है, आर सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन, ये कहता है, एक है स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, सोशल इंटरेक्शन इज क्रूशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास की थियोरी दी है पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने कि दिमाग का विकास कैसे होता है, संज्ञान हमारी समझ कैसे विकसित होती है। वाइगोत्स्की क्या ये कह रहे हैं कि सोशल इंटरेक्शन इज क्रूशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी सामाजिक संपर्क या सामाजिक अन्योन्य क्रिया, अंतः क्रिया, लोगों के साथ घुलना मिलना, ग्रुप में बातचीत करना, ये महत्वपूर्ण है बच्चे के संज्ञान के विकास के लिए। बिल्कुल परफेक्ट है। वाइगोत्स्की की थियोरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, समाज और संस्कृति के साथ मिलकर हमारी समझ बेहतर होती है, ये वाइगोत्स्की कह रहे हैं। ये एकदम ट्रू बात है। ठीक, वो तो कह रहे हैं समाज और संस्कृति का बहुत महत्व है। ठीक, मैम मॉक टेस्ट कब देते हैं प्लीज बोलिए। ऐप पे मिल जाएगा आपको करियर पे, और कल इसके बारे में मैं और डिटेल्स भी दे दूंगी। फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा डेली, सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट तो आपको डेली भी मिलता है, कंप्लीट मॉक टेस्ट भी वीकली मिल जाएगा, डोंट वरी। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण है, ट्रू, सही है। रीजन क्या है इसका, वाइगोत्स्की बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सोशल गाइडेंस। यानी बच्चे, वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे बिना किसी सामाजिक मार्गदर्शन के स्वतंत्र रूप से समस्याओं का समाधान करते हैं, यानी बिना किसी की मदद के। भाई ये सोसाइटी के साथ सीखने की बात कर रहे हैं, जहां जरूरत हो मदद मिले बच्चे को, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं, अकेले कर लेगा, तो ये तो गलत है। वाइगोत्स्की ऐसा नहीं कहते। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ट्रू। ठीक भाई, ए सही है बट आर गलत हो गया, तो दोनों तो सही मान ही नहीं सकते हम। ये बस लेंथी दिखते हैं, दिखने में क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, असर्शन रीजनिंग वाले थोड़े से होते भी हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या है स्टेटमेंट, क्या है असर्शन, क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एनकरेजेस एक्टिव लर्निंग एंड एंगेजमेंट, यानी बाल केंद्रित शिक्षा सक्रिय सीखने और जुड़ाव को प्रोत्साहित करती है, यानी बच्चा एक्टिवली सीखेगा, सक्रिय रूप से सीखेगा, और वो ऑप्शन बेस्ट है जहां बच्चा एक्टिवली सीखे। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बच्चा सेंटर में, बच्चे की नीड के हिसाब से मेथड्स का, एक्टिविटीज का चुनाव किया जा रहा है क्लासरूम में, बेस्ट है। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात जॉन डुई भी करते हैं, तो यहाँ पे ये बात ट्रू है, सत्य है एकदम। रीजन क्या है इसका, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्लेसेस द टीचर एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एज द सोल सोर्स ऑफ
नॉलेज। यानी बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो शिक्षक को ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में देखती है, यानी शिक्षक या जो भी है शिक्षक को सेंटर में रखती है, जी नहीं, ये बच्चे को सेंटर में रखती है। नाम ही है चाइल्ड सेंटर, जहां बच्चा सेंटर में है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स हो जाएगा फिर से। ऐसा नहीं है कि टीचर सेंटर में है, टीचर तो फैसिलिटेटर है, गार्डनर है, जो बच्चे पौधे हैं जिनको वो पानी देने का काम करेगा या खाना पानी देने का काम करेगा, अगर मैं कहूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, असर्शन यानी स्टेटमेंट और रीजन इसका। प्ले इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग फॉर यंग चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के लिए खेलना जो है वो एक अनिवार्य हिस्सा है उनके जीवन में सीखने के लिए। यानी बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं, ये बात सत्य है, ट्रू है। भाई जब बच्चे खेल रहे हैं तो वो ग्रुप में कैसे रहते हैं, क्या उनकी क्षमताएं हैं, किस चीज में वो बेहतर कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। रीजन क्या है इसका? प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप सोशल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। यानी जो खेल है वो बच्चों को सामाजिक कौशल और समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। यानी खेल खेल में बच्चे सामाजिक कौशल, ग्रुप में कैसे रहते हैं, एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, कोऑपरेट कैसे करते हैं, टॉलरेट कैसे करते हैं, समस्या का समाधान कैसे करेंगे, ये सब सीखता है। क्या स्ट्रेटेजी बनाएं जीतने के लिए, ये सब चीजें बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों बातें सही हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई दोनों ही बातें सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? शुरू के 10 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के ही रखे हैं। हर दिन कुछ नए क्वेश्चंस करना जरूरी है कि थोड़ा सा आप दिमाग पे थोड़ा जोर पड़े। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, असर्शन क्या है? कथन है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग मेथड्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू मेमोराइज फैक्ट्स। यानी जो रचनावादी शिक्षण विधियां हैं वो छात्रों को तथ्यों को याद रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि फैक्ट्स याद कर लो, फैक्ट्स याद कर लो कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो या भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो ये याद कर लो आप, ये फैक्ट्स हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहेगा कि याद करने पे जोर देगा, फॉल्स। मेमोराइजेशन पे, रोट लर्निंग पे कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं देता जोर। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? रचनावाद, जो ज्ञान की रचना करने पे जोर देता है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे जोर देता है, जिससे पियाजे और वाइगोत्स्की जुड़े हुए हैं। पियाजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी उग्र रचनावादी हैं, और वाइगोत्स्की जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी सामाजिक रचनावादी हैं। बात सही है या नहीं है? ठीक है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वहीं वाइगोत्स्की की जब हम बात कर रहे हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सामाजिक रचनावादी है। ठीक है, चलिए, तो रचनावाद एक चीज पे जरूर जोर देगा कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। सिंपल बात, बच्चा सक्रिय है, चाहे पियाजे हो, वाइगोत्स्की हो, बच्चे को एक्टिव रखने पे जोर देंगे। बच्चा पैसिव नहीं हो सकता, बच्चा रट्टाफिकेशन नहीं कर सकता, बच्चा मीनिंग मेकिंग करेगा, अर्थ निर्माण करेगा। रीजन क्या है भाई इसका? अब ये तो गलत ही हो गया, मेमोराइज फैक्ट रटने पे थोड़ी कहेंगे वो 2 एकम 2 2 दूनी 4 रट्टे लगा लो, नहीं। रीजन क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फसाइजेस रोट लर्निंग एज द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज। कि रट्टाफिकेशन करके बढ़िया सीखते हैं, ये कहता है रचनावाद। एकदम खराब बात है। रचनावाद पे आपका एनसीएफ भी आधारित है, और रचनावाद बच्चे को एक्टिव रखने पे, सक्रिय रखने पे जोर देगा, ना कि रट्टाफिकेशन पे। रटंत विद्या चलंत नहीं, ये कंस्ट्रक्टिविज्म का फंडा है इन अ वे, है ना, डायरेक्टली नहीं बट मतलब वही है। तो ए और आर दोनों ही गलत हो गए यहाँ। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नो 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 नो, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। कोई ऑप्शन ही नहीं है भैया फॉल्स का। देखो, शाबाश। रचनात्मक शिक्षण विधियां छात्रों को तथ्यों को याद रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। बात तो सही है। मेमोराइज फैक्ट नहीं, कहां सही है? ये तो फॉल्स ही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ इज ट्रू, ए इज फॉल्स। इसको हम फॉल्स कर देंगे। ए इज फॉल्स और आर भी फॉल्स। हम मानेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन, हम एक नया ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन ही गलत है, ये भी इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डरो मत, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर, ऐसा अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए या गलत हो जाए तो वो 1 नंबर फ्री दे देते हैं सबको, क्योंकि उसमें गलती क्वेश्चन की है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। ठीक, तो उसमें 9 लिख के आ जाता है आपके आंसर की में। होता है ऐसा भी कई बार। असर्शन देखना, अभिकथन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स आर दी बेस्ट वेज टू मैनेज क्लासरूम बिहेवियर। यानी पुरस्कार और दंड कक्षा व्यवहार को प्रबंधित करने के लिए सर्वोत्तम तरीके हैं। यानी आपको बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करना है, उसको डिसिप्लिन में लाना है, तो आप या तो उसको पनिशमेंट दंड दो या फिर रिवॉर्ड दो। दोनों ही खराब तरीके हैं, इसको जितना कम हो सके यूज करना है। रचनावाद यही कहता है, और रचनावाद के आधार रचनावाद पे ही बेस्ड है आजकल की जो पूरी पेडागोजी है, पियाजे और वाइगोत्स्की की थॉट प्रोसेस पे, कि बच्चों को एक्टिविटी करके सिखाओ। रिवॉर्ड के लालच में ज्यादा दिन बात बन नहीं पाएगी।
पनिशमेंट के डर से भी वो प्रॉपर वो नहीं सीख पाएगा, जो उसके अंदर छिपा हुआ हिडन पोटेंशियल है वो निकल ही नहीं पाएगा कभी। तो ये दोनों ही बातें खराब हैं, फॉल्स हैं कि क्लासरूम बिहेवियर को अपनाने का तरीका जो है रिवॉर्ड और पनिशमेंट बेस्ट तरीके नहीं, जितना कम हो सके उतना यूज करो रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों को ही। रीजन की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट जगाओ बच्चे का, क्यूरियोसिटी जगाओ, जिज्ञासा जगाओ। रीजन क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर इन स्टूडेंट्स। यानी आंतरिक अभिप्रेरणा से लॉन्ग टर्म में मन करता है, दीर्घकालिक अधिगम का या दीर्घकालिक विकास होता है। लेकिन रिवॉर्ड पनिशमेंट दीर्घकालिक मोटिवेशन नहीं लाते, ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन लाएंगे। तो ये बात तो सही है, लेकिन ए ही गलत है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, आगे आएंगे अभी असर्शन और रीजनिंग के एक दो क्वेश्चन और, टोटल आई थिंक 10 के आसपास हैं। हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स व्हाट। भाई एक पता है आपको हेरिडिटी है, दूसरा फैक्टर है एनवायरमेंट डेवलपमेंट में, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, तीसरा कुछ और नहीं है, तीसरा है इनका प्रोडक्ट। तो आप कुछ भी नहीं है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के प्रोडक्ट के अलावा, है ना। वुडवर्थ ने कहा है कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। मतलब क्या है? विकास आनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है जो हेरिडिटी है, जो जेनेटिक्स है आपके बेसिकली, वो टोटली डिटरमिन करते हैं, पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश का निर्धारण करते हैं। किसका बताइए? सेक्स का, जेंडर का, एकेडमिक सक्सेस कि कितना फर्स्ट आएगा बच्चा कि नहीं आएगा, लर्निंग स्टाइल का कि सीखेगा कैसे, कुछ लोगों को देख के सीखना पसंद होता है। लर्निंग स्टाइल होती है 3 प्रकार की मुख्य रूप से, है ना। विजुअल लर्निंग स्टाइल, जिनको मान लीजिए जैसे कोई पिक्चर दिखा दो, वीडियो देख के सीख लेंगे बजाय कि सुनने के या पढ़ने के। पढ़ने में भी हालांकि विजुअल का इस्तेमाल होता है, लेकिन पिक्चर्स वगैरह दिखा दो, इंटरेक्टिव बना दो तो इंटरेस्टिंग हो जाती है चीजें। विजुअल ही होती है 65% लोगों की लर्निंग स्टाइल या बच्चों की। तभी हम किताबों में आजकल इतने फोटोज और वो सब देख रहे हैं कि इंटरेक्टिव बनाया जाए, क्योंकि विजुअली हम सीखते हैं। ये लर्निंग स्टाइल है, सीखने का तरीका है। और ऑरल या फिर ऑडियो जिसको हम कहते हैं, तो ऑरल है आपकी कुछ 30% के अराउंड, ठीक। और बाकी के बचे हुए जो है 5% लोग, वो आते हैं आपके काइनेस्थेटिक, यानी एक्टिविटी ही करके दिखानी पड़ती है उनको, तो वो काइनेस्थेटिक में आ जाएगा 5% लोग, ठीक। जेंडर की बात हो रही है, एकेडमिक सक्सेस। देखो एकेडमिक सक्सेस ऐसा कुछ नहीं है कि भैया फर्स्ट वही बच्चा आएगा जिसको हेरिडिटी से बहुत अच्छी क्षमता मिली होगी। बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जरूरी नहीं है कि माँ बाप, अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ही बात करें तो वो शायद फर्स्ट जनरेशन लर्नर ही थे, यानी उनकी सारी पीढ़ियों में वो पहले ही व्यक्ति थे जो पढ़ाई करने गए थे एंड ही डिड वेल। तो ऐसा नहीं है कि एकेडमिक सक्सेस जो है हेरिडिटी पे ही निर्धारित होगी। अब इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे कि पढ़ने से ही सिर्फ इंटेलिजेंस का पैमाना अगर हम देखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो लर्निंग स्टाइल की हमने बात कर ली। हेरिडिटी, देखो लर्निंग स्टाइल किस तरह का एनवायरमेंट मिला है आपको, एकेडमिक सक्सेस किस तरह का एनवायरमेंट मिला है, बहुत इस चीज का फर्क पड़ेगा। जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये आपकी बायोलॉजी या आपकी हेरिडिटी तय नहीं करती, समाज बनाता है जेंडर का कॉन्सेप्ट। ये लिंग दोनों जगह पे हिंदी में इसीलिए लिखा है ताकि हिंदी वाले लोग थोड़ा झांक के देख लें इधर। ऐसा हो सकता है, प्रीवियसली हुआ है कि जब जेंडर को भी लिंग लिख लेते हैं हिंदी में और सेक्स को भी, तो आपको थोड़ा सा देख लेना है और इंग्लिश की साइड को ही फाइनल माना जाएगा। ऐसा नहीं आप कहें हमने तो यहाँ से देख के लगाया था। तो हर एक एग्जाम में लगभग, और सीटेट में तो क्लियर ही है कि अगर हिंदी में कोई गलती होती है तो इंग्लिश वाली साइड को फाइनल माना जाएगा। तो इसमें आपको ही देखना पड़ेगा अगर 1 नंबर बचाना है तो, अगर इस तरह की चीज होती है तो। जेंडर समाज बनाता है, सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के वो काम करेंगे, फलाना ढिमकाना, ये सब जेंडर है। सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, आपकी हेरिडिटी तय करेगी कि आपकी बायोलॉजी डिफरेंट है मेल और फीमेल की या अदर जेंडर की, तो ये सेक्स हेरिडिटरी है। लेकिन हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, हमारे पास यहां से चूज करना है, तो हमारे लिए सेकेंड ऑप्शन ये होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। बाकी सब जो है वो एनवायरमेंट का भी उसमें ठीक ठाक रोल है, सिर्फ बायोलॉजी या सिर्फ हेरिडिटी नहीं तय करती। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। आसान सा सवाल है बट हर बार किसी ना किसी फॉर्म में आता ही है घुमा फिरा के, ठीक। ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, यानी वृद्धि किसमें? आपकी लंबाई और वजन में। ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? पहला है चेंज इन कॉग्निटिव डोमेन, यानी संज्ञानात्मक परिवर्तन का। क्वांटिटेटिव चेंज यानी मात्रात्मक परिवर्तन का। क्वालिटेटिव चेंज, चेंज इन अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन होता है जो अभी मैंने आपको कैप बताया था, जिसमें अफेक्टिव का मतलब था भावात्मक या इमोशंस से जोड़िए आप लर्निंग को। बीएस ब्लूम ने इसकी बात की है। इफेक्टिव नहीं है ये, ई नहीं है, इफेक्टिव होता है प्रभावी।
वो अलग चीज हो जाएगी। फिर समझ पा रहे हो बात को? तो इमोशंस यहां पे बात नहीं हो रही। हाइट और वेट का बढ़ना क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, मात्रात्मक परिवर्तन हैं जिनको मात्रा में माप सकते हैं। आप अपनी हाइट माप सकते हैं इंचेस में, सेंटीमीटर में, फीट में। आप अपना वेट मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में, पाउंड में, जिसमें मन करे। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं। वृद्धि वैसे भी क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है। मेजरेबल चेंजेस हैं, मात्रात्मक परिवर्तन है। स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, यानी आपकी संरचना में परिवर्तन है। जो लोग बैच में हैं, अभी कल परसों ही हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, मेजरेबल चेंजेस हैं जिनका मापन संभव है। ठीक। और हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर में तो चेंज हो रहे हैं, संरचना में तो परिवर्तन है कि आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है। तो ये क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, ये क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं है। क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होंगे? आपकी समझ पहले से कितनी बेहतर हुई है। 250 ग्राम ऐसे तो नहीं नापते ना। आप कहते हो हाँ यार, पहले से अब मैं पहले जिन बातों पे रोता था आज हंस लेता हूं, मतलब क्वालिटी में चेंज है। तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, और अगर दोनों ही ऑप्शन हो, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दोनों हो जाएगा डेवलपमेंट। जबकि वृद्धि सिर्फ क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक परिवर्तन है। सिंपल।